नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 349th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत तेंदुलकर वेल्थ मैनेजर्स। Big thank you to all my sponsors who make this show go big, strong, and strengthen every day. Of course, Kamath and Durukar Wealth Managers, Globus ITI Kamti, Tirupati Urban Cooperative Bank, Tricos, Yuva Foundation, and my Atmanirbhar Bharat partner, which is Servicing Bala, and a big thank you to Joshi Security Systems. Well, a few people who are watching me right now, wishing you all a very happy Holi. My school buddy, my school friend Amit Sangar is watching. Happy Holi to Amit Sangar and his family. श्रीकांत चारी देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे पोस्टर्स पूरे शहर में लगा रहे हैं और पूरे शहर में एक जागरूकता फैला रहे हैं, जिसको लेकर बात निकल कर आ रही है कि हमको किसी को भी अपनी दुकान में एंट्री नहीं देनी है बिना मास्क पहने। तो गुड जॉब बाय श्रीकांत चारी। कुणाल मौर्य, माय डियर ब्रदर, इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब व्हेन इट कम्स टू सेव अजनी वन। ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। My brother, of course, Sayesh Padole, who is watching me from Sharjah, wishing you and Samiksha, my sister, a very happy Holi, and I bless you both. You be happy always. रमनिक कौर दडियाल, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी वकील और बहुत अच्छी सलाहकार, और मुझे मेरे शुरुआती दौर से यहाँ तक प्रोत्साहन देने वाली रमनिक को वेरी हैप्पी होली। रमनिक के परिवार में सभी सदस्यों को नमस्ते एंड अ वेरी हैप्पी होली। मनीषा दोटे, हैप्पी होली टू यू एज वेल। आलोक जैन, माय ब्रदर, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी होली मेरे भाई। निधि राठी, भाभी आपको, भैया को, एवरीबडी एट होम, आई विश देम अ वेरी हैप्पी होली। आई विश निधि भाभी इज़ नॉट अंडर होम क्वारंटाइन एनी मोर। आज मेरा टॉपिक देखकर थोड़ा सा एक दिमाग में सवाल ज़रूर आया होगा कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ कि होली कब है। कहीं राज ने भांग तो नहीं पी ली, कहीं राज ने पार्टी वार्टी तो नहीं कर ली कि राज नशे में ये पूछ रहा है कि होली कब है। मुझे पता है आज होली है, इसीलिए आज होली की बहुत सारी विशेस भी आ रही हैं। कल से ही इनफैक्ट होलिका दहन होने के बाद बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको आए होंगे और हम सब ने उन मैसेजेस को खोला भी नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा डेटा हम क्यों बर्बाद करें। हाँ, वो मैसेजेस डायरेक्टली मिल गए जिनके ऊपर मैं सिर्फ सिंपली लिखा था हैप्पी होली। बहुत सारे मराठी में भी मैसेजेस आए, बहुत सारे हिंदी में भी लिखित स्वरूप कविताएं आई, शायरियाँ आई। तो जिन्होंने ये लिखा, उस चीज़ के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको होली की शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में रंगों से बहुत रंगों को भरपूर भरे और आपकी जीवन में हमेशा खुशियाँ रहे। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि हम में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज होली नहीं मनाई होंगी, उसमें से मैं भी एक हूँ। होली नहीं मनाने का कारण बड़ा सीधा है कि पिछला जो ये पूरा का पूरा साल गुजरा, या पिछला जो ये पूरा का पूरा सवा साल अब गुजरने आ गया है। 22 मार्च को एक पूरा साल, 26 मार्च को एक पूरा साल हो गया 3 दिन पहले, जब हम लॉकडाउन के अंडर में आए और जनता कर्फ्यू के बाद पूरा देश बंद हो गया। ये कोई अचीवमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग इसको एक अचीवमेंट स्वरूप देखते हैं कि कोरोना के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई, लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा प्लैनेट एक ऐसे दौर पर आ गया जहाँ पर एक वायरस ने, जिसको ना हम देख सकते हैं, ना हम उसको समझ सकते हैं, ना हम उस पर कोई वार कर सकते हैं, ना हम उसे ख़त्म कर सकते हैं, उसने हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी एंट्री मारी जिसको अब रोकना बड़ा मुश्किल दिख रहा है।
लेकिन अभी भी उम्मीद तो है, उम्मीद तो जारी है। एक तरफ वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लोग घरों से निकल रहे हैं, वैक्सीनेशन ले रहे हैं, पहला डोज़, फिर 28 दिनों के बाद दूसरा डोज़, तो लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, लेकिन वहीं पर थोड़ा सा और वक्त मुझे ऐसा लगता है कि लगेगा, जहाँ पर वैक्सीनेशन जब हम सबको मिल जाएगा, सब उम्र के लोगों को मिल जाएगा, तब शायद एक अलग माहौल बाहर रहेगा। तब तक एक विकल्प जो निकल कर आ रहे हैं उसमें से एक विकल्प है कि लॉकडाउन कर दो पूरा, एक विकल्प ये है कि ये नाइट कर्फ्यू रखो, एक विकल्प ये है कि 4 बजे तक दुकानें खुली रहनी चाहिए। कई सारे लोग कई सारे विकल्प लेकर आते हैं, सरकारें विकल्प लेकर आती है। हमारे सीएम साहब ने, आज मैंने अखबार में पढ़ा, कहा कि अगर लोगों ने बराबर अपना ध्यान नहीं रखा, अगर नंबर ऐसे ही बढ़े तो उनको पूरे स्टेट में लॉकडाउन लगाना होगा। नागपुर शहर को पूरा देश एक बड़ी घिन्नता के नज़र से देख रहा है कि यहाँ पर, अरे यहाँ से कोई अगर व्यक्ति इस शहर में ना आए, क्योंकि अगर नागपुर से कोई आएगा तो अपने साथ कोरोना वायरस ही लाएगा। तो एक अलग किस्म का नज़ारा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि जैसे अगर कल की फिगर्स की मैं बात करूं तो तकरीबन 3,970 लोग पॉजिटिव निकले, लेकिन 3,479 लोग रिकवर भी हुए। ये भी हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर 3,970 लोग पॉजिटिव आए तो 3,479 लोग रिकवर भी हुए। अच्छा, ये ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि एकदम से ये नंबर नज़र आ रहा है, उसके पीछे टेस्टिंग है, टेस्टिंग भी तो हो रही है ना। आपको पता है कितनी टेस्टिंग हुई कल? 16,000 टेस्टिंग हुई, 16,155 लोगों की टेस्टिंग हुई। उस टेस्टिंग में से 3,970 लोग पॉजिटिव आए। तो आप समझ रहे हैं रेशियो जो है वो क्या है। दूसरा, अब तक अगर टोटल देखा जाए तो 1,76,113 लोग, अगर मैं आज तक का फिगर बोलूँ, वो रिकवर हुए हैं। और पॉजिटिव कितने लोग हुए? 2,18,820 लोग। आपको पता है इस वक्त नागपुर शहर में आज सुबह तक का जो आंकड़ा है मृत्यु दर का, फ्रॉम द टाइम द लॉकडाउन स्टार्टेड, फ्रॉम द टाइम द कोरोना वायरस केम इन आवर सिटी, तब से लेके अब तक 4,931 लोगों की मृत्यु हुई है। तकरीबन 5,000 लोगों की मृत्यु हुई है। 33 लाख की आबादी वाले इस शहर में हम अगर देखें तो अभी तक 5,000 लोगों की मृत्यु हुई है, जो एक छोटा नंबर नहीं है, एक बहुत बड़ा नंबर है। मैंने ऐसे बहुत बड़ा, आई मीन एक्चुअली अ वेरी बिग नंबर। वो ये सब नंबर ध्यान में रखिए कि कितनी बड़ी टेस्टिंग हो रही है। रोज़ की 16,000 अगर टेस्टिंग हो रही है, 17,000 टेस्टिंग हो रही है, और उसमें से ये नंबर निकल के आ रहा है, तो ये लाजमी है कि आना ही है। उसमें से कितने लोग होम क्वारंटाइन है? 28,930 लोग इस वक्त होम क्वारंटाइन है। हॉस्पिटल में कितने? 8,846 लोग। मुझे एक चीज़ बताइए कि प्रशासन पे हम चिल्लाते रहते हैं, हम पॉलिटिशियन पे चिल्लाते रहते हैं, हम सरकार पे चिल्लाते रहते हैं, सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। सरकार कर भी क्या सकते हैं? आज आप बोलेंगे कल तो रात सरकार की क्लास ले रहा था, आज सरकार की तरफ से बोल रहा है कुछ गड़बड़ हुई है क्या? मैं कहता हूँ कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, मैं एक थॉट दे रहा हूँ। अलग अलग रंग हैं तो अलग अलग थॉट्स होते हैं। इसमें से एक थॉट ये है, सरकार क्या करे। सरकार अवेयरनेस के काम कर रही है, सरकार लोगों के घरों में वैक्सीनेशन के अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही है, टीवी ऐड चला रही है, न्यूज़पेपर पे चला रही है, बार बार वार्निंग्स दे रही है। प्रशासन बहुत सारा काम कर रहा है, लॉकडाउन कर रहा है, वो सब चीज़ें कर रहा है। हम कहते हैं सरकार कुछ भी नहीं कर रही, तो ये भी बोलना कहीं ना कहीं गलत है। जो सरकार कर सकती थी वो तो एक्चुअली बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन ये चीज़ सिर्फ अभी वाली सरकार को हम जिम्मेदार ठहरा दें। मतलब अगर आप बोलें कि हॉस्पिटल नहीं है, अगर आप ये बोलें कि अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अगर आप ये बोलें कि अच्छे हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, तो ये नागपुर शहर का जो जनरल मेडिकल कॉलेज है, आईजीएमसी है, मेयो है, ये जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या महानगर पालिका के अंडर में जितने हॉस्पिटल्स हैं, ये हॉस्पिटल्स क्या अभी बने हैं? क्या ये कोविड के बाद बने?
नहीं ना, ये कितने वर्षों से है। कई सारे लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हो बहुत अच्छे अच्छे घरों से हैं, आपका शायद पाला नहीं पड़ता मेडिकल जाना या आईजीएमसी जाना, मेयो जाना, है ना, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना। शायद हम में से मैक्सिमम लोग जो इस वक्त फेसबुक पे ये शो देख रहे हैं या देखेंगे, उनका पाला नहीं पड़ता ऐसे हॉस्पिटल जाना। हम प्राइवेट क्लिनिक्स चले जाते हैं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको एडमिट कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं करते। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट में जाते हैं, आपको मालूम है वो कितना बुरा फील कर कर आते हैं। क्या आपको पता है जीएमसी की हालत क्या है? क्या जीएमसी के लिए फंड्स नहीं आए होंगे? मतलब क्या हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि जीएमसी को बनाने के लिए फंड्स नहीं आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। क्या मेयो हॉस्पिटल को और अच्छा करने के लिए फंड्स नहीं आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे। तो फंड्स गए कहाँ गए वो फंड्स? आप आज के लोगों को जिम्मेदार ठहराते हो कि आज की सरकार जिम्मेदार है, आज जो सत्ता में बैठा है वो जिम्मेदार है, आज का मेयर जिम्मेदार है, आज का एनएमसी का आयुक्त जिम्मेदार है, आज का पुलिस कमिश्नर जिम्मेदार है। क्यों आज का ही जिम्मेदार है? मतलब आपकी कमर से बेल्ट निकले तो सिर्फ उसको पड़े जो आज आपके सामने दिखे। जो पुराने कांड करके चले गए उनका क्या? इतने सालों से 1947 से आज़ादी मिली ना, आज़ादी के बाद आप मुझे बताइए, क्या ये देश ने वर्ल्ड बैंक से कभी पैसे नहीं मांगे? क्या ये देश को कभी वर्ल्ड बैंक ने कर्जा नहीं दिया? क्या महाराष्ट्र स्टेट को सेंटर ने कर्जा नहीं दिया होगा? क्या महाराष्ट्र सरकार ने कभी इस शहर में पैसे नहीं लगाए होंगे? क्या ऑफिसर्स ने प्रोजेक्ट्स रखे नहीं होंगे सरकारों के पास? क्या उन सरकारों ने उन ऑफिसर्स के उस डिमांड को लेकर निधि नहीं दी होगी? सब चीज़ें तो हुई हैं। प्रॉब्लम मिनिस्टर्स में नहीं है, प्रॉब्लम पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी में। शायद ये भी बात समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि रामनिक, क्योंकि खुद एक बहुत अच्छी वकील हैं और बहुत चीज़ों को बहुत गहराई से समझती हैं, उस बात पे एग्री करेगी। हम ऑफिसर्स को क्या देते हैं आपको पता है? ए ग्रेड ऑफिसर, बी ग्रेड ऑफिसर, इनको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं? क्या क्या सर्विसेज इनको मिलती हैं? इनको ट्रेन में ट्रैवल फ्री मिलता है, इनको बंगला फ्री मिलता है, इनको गाड़ी फ्री मिलती है, इनको बगीचे के लिए अलग पैसे मिलते हैं, इनको एयर ट्रैवल फ्री मिलता है, 5वां वेतन, 6वां वेतन, 7वां वेतन। और जब इनको ये प्रमोशन वाले वेतन नहीं मिलते, एड ऑन्स वेतन नहीं मिलते, तो ये स्ट्राइक पे जाते हैं। और सरकार तो क्या पॉलिटिशियंस बनाते हैं, पॉलिटिशियंस को अपना वोट बैंक क्रिएट करना रहता है, बचाना रहता है, तो वो इनकी बात मान लेते हैं। अब सबके अपने अपने एसोसिएशंस बन गए, सब बोलते हैं हम रास्तों पे जाएंगे, हम विरोध करेंगे। अरे करो विरोध, इतनी बड़ी आपके पास जनसंख्या है जो जॉबलेस बैठी है, किक देम आउट, निकाल दो उनको। बैंकर्स बोलते हैं हमारी सैलरी बढ़ाओ, नहीं तो हम स्ट्राइक करेंगे। पगारें कितनी है? 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000। 10,000 की नौकरी के लिए एक काबिल MBA दर दर की ठोकरें खाता है। 10,000 की नौकरी के लिए एक काबिल MBA, हाँ काबिल, ठोकरें खाता है। और हम ये ऑफिसर्स के सामने में सरकारें झुक जाती हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका वोट बैंक है और इनका फायदा है। और नुकसान किसका है? महंगाई का बोझ किस पे आता है? ये रास्ते ऐसे ही बन जा रहे हैं, मेट्रो ऐसे ही आ जा रही है, सब चीज़ें ऐसी हो जा रही हैं क्या? इसमें एक कॉमन मैन का कोई वो नहीं है,
पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट भी खरीदता है ना वो, तो वो देश को कुछ तो टैक्स देता है। गाय छाप नमक का जब पैकेट भी खरीदता है ना वो, तो वो देश को टैक्स देता है, और उन्हीं टैक्सेस से ही सब लोगों की पगारें होती हैं, इन लोगों की एयर ट्रैवल्स होती हैं, इनके बड़े बड़े भवन्स बनते हैं। एनेस्थीसिया डॉक्टर इन एनएमसी फॉर अ विजिट ओनली गेट्स 2.5 lakhs एज अ सैलरी पर मंथ। रमनिक, 2.5 लाख रुपए पगार एक डॉक्टर की, सिर्फ एनेस्थीसिया देने वाला। हजारों और लाखों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जिनको 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही होंगी। अभी कुछ दिन पहले हमारे जैसे कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको काम नहीं था 1 साल, उसमें से कुछ आर्टिस्ट सुसाइड कर रहे हैं, कुछ डिप्रेशन में चले गए, कुछ फ्रस्ट्रेशन में चले गए। और हम ये सब चीज़ों पे आवाज़ ही नहीं उठाते कभी। इनफैक्ट हम कभी उस सब चीज़ों को मैसेज नहीं करते, पता है। फेसबुक पे सोशल नेटवर्किंग था, मतलब सोशल नेटवर्किंग अब रहा नहीं। ये प्लेटफॉर्म जो हैं, इंस्टाग्राम पे आप फ़ोटो डालो, उस पर हार्ट आते हैं। आई डोंट नो कितना अच्छा मीडियम है वो, बिकॉज मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता। बट फेसबुक में देखता हूँ कि, या ट्विटर पे देखता हूँ कि लोग अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसको वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करते हैं। पर हम ये सब चीज़ें फेसबुक पे डालते ही नहीं। हम बेकार की बातें डालते हैं जो हमको शायद नहीं डालना चाहिए। अभी एनेस्थीसिया देने वालों को 2.5 लाख रुपए की सैलरी, कमाल की बात है भाई। अब वो डॉक्टर बनने के लिए भी कितने करोड़ों रुपए उसको लगे होंगे, तो वो कहीं तो निकाले। राहुल वंजारी बोल रहे हैं मराठी तो बोलाल तर फार छान। भाई हिंदी समझ में आ रही है आपको तो आप ये शो देखिए, वरना मत देखिए। नीरज राउत कहते हैं यू आर राइट राज, पर कई स्टेट और कंट्रीज हैं जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पर हॉस्पिटल बनाए हैं। आई बिलीव ये टाइम पर जितनी ज़रूरत अच्छे रोड तोड़कर सीमेंट रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी नीड है हॉस्पिटल की, जो कि क्रिएट हो सकते हैं, बिल्कुल क्रिएट हो सकते हैं नीरज, आई कंप्लीटली अग्री। पिछली बार एक तुकाराम मुंडे जी ने बनाया था एक हॉस्पिटल, वो कलमेश्वर रोड पे। एक हवा का तूफान आया और वो करोड़ों का हॉस्पिटल गायब हो गया वहाँ से। क्या मतलब का हुआ? वो पैसे किसके थे? किसके पैसे थे वो? जो नुकसान हुआ उसमें, क्या उसमें नुकसान नहीं हुआ होगा? इतना बड़ा आपने ये दिखाया, उसके कितने तामझाम हुए, उसका वीडियो बना, सोशल नेटवर्किंग पे हर जगह लोगों को व्हाट्सएप पे अपने आपला नायक काहीतरी केलं, बड़े लोगों को भड़ लोगों को भेजा उन्होंने कि ये हमारा स्टार है, ये हमारा नायक है, इसने हमारे लिए हॉस्पिटल बना दिया। अच्छी बात है, आए तो सल्यूटेड। पर एक हवा का झोंका आया, तूफान आया और वो हॉस्पिटल ही गायब हो गया। मतलब मैं तो उस थॉट को लेके इतना अप्रिशिएट कर रहा था कि अब कोविड पेशेंट्स शहर में नहीं रहेंगे, शहर के बाहर चले जाएंगे। शहर के अंदर नहीं रहेंगे वो पेशेंट, शहर के बाहर चले जाएंगे, तो शहर के अंदर का नंबर कम हो जाएगा। ये थॉट बहुत अच्छा था एंड आई रियली अप्रिशिएटेड दैट, है ना। लेकिन उसके बाद फिर वो करोड़ों रुपए लगे उस चीज़ को बनाने में। मेरे हिसाब से तो किसी ने उस पर एक RTI भी दाखिल करके पूरे कॉस्टिंग्स निकालने चाहिए कि कितना खर्चा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा भरपाई। पालक मंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया था, कौन करेगा भरपाई? मुझे प्रॉब्लम वहीं देखने को मिलती है कि आप इस देश में रास्ते बन जाते हैं, कुछ दिन के बाद उसमें खड्डे पड़ जाते हैं, फिर रास्ते बनते, फिर वापस से उसका एक टेंडर निकलता है मेंटेनेंस का, फिर उसमें खर्चा होता है। पैसा किसका जाता है?
पैसा किसका जाता है? और हम सब इतने इतने बड़े बेवकूफ़ हैं, हम सब, मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ उसमें, इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि और इस बात का दुख है। नीरज राउत मेरे दोस्त बहुत अच्छा मैसेज कर रहे हैं और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जब कोई ऐसे खुल के मुझसे बात करता है। मैं नीरज बिल्कुल अग्री करता हूँ कि जो आज कंडीशन है, एक बेड पर 2 लोग 3 लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, अरे क्या गंदी। मैं आपको बताता हूँ, अभी 3 दिन पहले मैं जीएमसी में खड़ा था, जो उनका ट्रॉमा सेंटर है ना जीएमसी में, मैं वहीं पे था। मेरे सामने 2 लाशें निकली, दोनों ही पूरी तरह से रैप थी। एक किसी की मदर एक्सपायर हुई और वो शायद उनकी बेटी का विवाह हो चुका था। वो लेडी जो बेटी थी वो भी शायद 40-45 की एज की होगी। वो अपनी मदर को स्ट्रेचर में उनकी बॉडी लेके जा रहे थे और वो मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी, आई आई चिल्ला रही थी। वो इतने शॉक में थी, इतनी गंदी हालात। पर मेरा आज का जो, मुझे मालूम है आज की कंडीशन क्या है ना। और निधि राठी कहती है कि नागपुर में काफ़ी सामाजिक मंडल हैं जो पूरे खाली पड़े हैं, वहाँ पे बेड्स एंड डॉक्टर्स के अरेंजमेंट के साथ कोविड पेशेंट को दे सकते हैं। आने वाले समय में हॉस्पिटल्स की जगह ही नहीं रहने वाली है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हो भी जाएगी। अच्छा, तकलीफ ये है कि आप किसी की तारीफ कर दो ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये पार्टी की तरफ से। आज राज ने ऑरेंज टी शर्ट पहन लिया मतलब वो शायद बीजेपी वाला होगा। सफ़ेद पहन लेता तो पता नहीं किसी की तरफ का होता, ओबीसी की तरफ का होता। फिर वो ग्रीन पहन लेता तो कोई मुझे किसी और की तरफ का मान लेते। अरे रंगों से, आप जब होली खेलते हो तब सब रंगों के साथ खेलते हो ना, कि ऐसे स्पेसिफिक रंग होते हैं जिसको आप ये सोचते हो कि इसके साथ नहीं खेला जाए। तो हमारे देश में प्रॉब्लम ये भी है, आप किसी के काम की अच्छी तारीफ कर दो, आपको अरे लोग पीछे पड़ जाते हैं, आप तो वो पार्टी वाले होंगे ना। ऐसा नहीं है। ये शहर के मेयर अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों ने उनके पास ये सजेशन देने चाहिए, शायद वो इस सजेशन को मान भी लें। और सामाजिक तकलीफ ये भी है कि पिछली बार एनजीओज ने इतना काम कर दिया कि प्रशासन को लगा कि अभी भी एनजीओज ही काम करेंगे। ये ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? प्राइवेट स्कूल की टीचर्स की सैलरी 60% काट दी गई है। टीचर रोज सुबेरे फोन पे क्लास देती है आजकल। क्या गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग, स्टेट या सेंटर में काम करने वाले लोगों की सैलरी 50% हुई है? क्यों हमेशा प्राइवेट वाले मरे? क्यों हमेशा प्राइवेट वालों को तकलीफ हो? गवर्नमेंट ये ऑफिसर्स की सैलरी आधी क्यों नहीं हो जाती? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी आधी क्यों नहीं हो जाती? देश तरक्की में तो नहीं कर रहा है, जीडीपी कम होता जा रहा है, ग्रोथ लेवल कम होता जा रहा है ना। इलेक्शन के खर्चे अभी भी सर पे ही है। अगर आप देश को अपना एज अ परिवार जैसा देखो तो देश पे तो अभी आफत है, परिवार पे तो अभी आफत है। तो क्या होना चाहिए? सरकारी ऑफिसर्स की भी सैलरी आधी हो जानी चाहिए। आज राज की बात पे मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं ब्लेम नहीं कर रहा। मैं वी कांट रमनिक जी, आई एम नॉट सेइंग दैट कि पब्लिक के बिहेवियर को हम ब्लेम करने चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा। पर जिम्मेदारी भी तो एक चीज़ होती है कि नहीं होती है? होती है ना। और नीरज, आप करप्शन की अगर बात करो ना, तो करप्शन सिर्फ हम ये देखते हैं कि नेताओं का करप्शन है। कभी ऑफिसर्स का करप्शन देखा है आपने? कि ऑफिसर्स करप्शन नहीं करते? कि ऑफिसर्स करप्ट नहीं होते? कई बार आप बिना टिकट ट्रैवल कर सकते हो, आपको मालूम है?
और लोगों ने किया भी होगा, खुल के कौन बोलता है, पर लोगों ने किया भी होगा। तकलीफ ये है कि एक फिल्म आई थी द ताशकंद फाइल्स, उसमें वो जो लाइन है, वो लाइन बड़ी दिल को तोड़ने वाली लाइन है कि हमारे देश में सब चलता है। कैसे चलता है भाई? अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये देश नहीं चल पाएगा, ये देश चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग क्यों गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इतना इतना ड्रीम करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए यार, बस एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उनको पता है कि प्राइवेट नौकरी में 1 तारीख की पगार 5 तारीख को आ सकती है, लेकिन गवर्नमेंट सैलरी ऐसी नहीं होती, और मिलेगी बाद में तो बढ़कर मिलेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ जान की भी कीमत है, जान की भी कीमत है। कभी कोई एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसको वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता है इनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। क्यों? कौन आके तुमको ये बोल के गया तुम्हारे कान में सीएम साहब कि इस जान की कीमत 5 लाख रुपए थी या 1 लाख रुपए थी? एक कांस्टेबल की दिल्ली में डेथ हुई, दिल्ली सरकार ने उनको कुछ 2 लाख रुपए दे दिए। 2 लाख रुपए में वो आदमी जो ऑफिसर था, उसकी जो वाइफ थी जिसकी डेथ हुई, कांस्टेबल की वाइफ, वो विधवा 2 लाख रुपए में अपना पूरा जीवन निकाल देगी। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर IIM से MBA कराकर अमेरिका भेज देगी वो 2 लाख रुपए के इसमें मुआवजे में। जान की कीमत सीएम डिसाइड करता है। क्यों? वहाँ शहीद की डेथ होती है बॉर्डर पे, उसको भी चंद 2, 4, 5 लाख रुपए देके, एक अवार्ड देके, और करप्शन देखो तो करोड़ों का, और जान की कीमत लाखों में। प्राइवेट आदमी की पगार 50% हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर को 7वां वेतन चाहिए। तो मैं वही तो कह रहा हूं, मेरा कहने का भी मतलब वही है कि नीरज भाई, ये सब चेन ही दिख रहा है, ये सब चेन है, और ये सब जो चेन है ये हमसे ही शुरू होती हैं, पर इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है ये हम सबको भुगतना पड़ता है। लोग इलेक्शन लड़ते हैं, एक इलेक्शन का एक एजेंडा होता है। प्लीज टेल मी वो वर्ड को क्या बोलते हैं, वो जो मैनिफेस्टो, आई गेस मैनिफेस्टो होता है। सब पार्टीज इलेक्शन लड़ने से पहले अपना एक मैनिफेस्टो देती है। कितने सालों से इलेक्शन लड़ने के लिए, जब कोई इलेक्शन लड़ने के लिए आता है तो अपने मैनिफेस्टो में ये लिखता है कि हम विदर्भ एक अलग स्टेट बनाएंगे। हुआ? आज तक नहीं हुआ। इलेक्शन हुआ, लोग महाराष्ट्र सरकार में बंबई पहुंचे, गायब। विषय गायब। मैं अच्छे रास्ते दूंगा, मैं पानी की तकलीफ नहीं दूंगा, मैं नागपुर को ये दूंगा, मैं नागपुर को वो दूंगा, और उसके बाद क्या हुआ? नीरज राउत कहते हैं, एक्सक्लूडिंग मिस्टर तुकाराम मुंडे और मिस्टर दयाशंकर तिवारी, मुझे और कोई नहीं दिखा अब तक जिसने आम लोगों के बारे में बात किया कोविड में। अब भी सबको इलेक्शन का पड़ा हुआ है। माई क्वेश्चन इज वाई? वाई? बिकॉज फॉर देम इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। नीरज राउत साहब, फॉर देम इलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हम ऐसे लोग हैं जो इंतजार करते हैं कि कब इलेक्शन आए। कई तो ऐसे भी लोग हैं जो इंतजार करते हैं कि कब इलेक्शन आए, कब चिकन मटन पार्टी हो, कब दारू पिलाने का मौका पीने का मौका मिले फ्री में, नेता की तरफ से कुछ कच्चे में पैसे आ जाएं, हम उनकी 2-4 पोस्टर लगा दें। अरे पिछली बार इलेक्शन में मजा आया था। क्यों दादा? मजा आया था। इनके एक दिन के मजे के लिए
जो 5 साल तक सजा मिलती है ना, कमाल है। एक बहुत अच्छी 2 लाइनें हैं, और वो लाइनें बोलकर मैं, क्योंकि क्या इन बातों को मैं चाहूँगा कि आप मुझे मैसेज ना करें, अपने स्टेटस में डालें, अपने पोस्ट में डालें, और वो पोस्ट में आप मुझे भी टैग करें, है ना। और वो 2 लाइनें हैं कि पल पल रंग बदलती है दुनिया, पल पल रंग बदलती है दुनिया, और हम पूछते हैं होली कब है। अगर रंगों से हमारी दुनिया है तो ऐसा लगता है कि ईमानदारी का रंग अगर हम सब पे चढ़ जाए तो हिंदुस्तान इस पूरी दुनिया में नंबर 1 का देश बन जाए। और सिर्फ ईमानदारी की उम्मीद इन नेताओं से नहीं करनी चाहिए, इन 7वां वेतन मांगने वाले ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स से भी उम्मीद करनी चाहिए। क्योंकि इलेक्शन होते हैं, पार्टियां जीतती हैं, हारती हैं, नेता मंत्री बनता है, नहीं बनता है, लेकिन ये ऑफिसर्स एक बार जब उस गद्दी पर चढ़ते हैं तो ये नीचे नहीं, ये सिर्फ ऊपर ही बढ़ते हैं। और ये ऊपर बढ़ने के चक्कर में नीचे देखना छोड़ देते हैं। जब तक ये नेता इन ब्यूरोक्रेट्स पे लगाम नहीं लगाएंगे, तब तक हम ऐसे ही तकलीफ रोज सहते जाएंगे। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। कोरोना वायरस को भगाने के लिए अपनी खुद की एक जिम्मेदारी निभाएं। बस इतना करें, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें, दूरी बना के रखें, और जो मास्क नहीं पहने उसको आप कहें कि मास्क पहनिए, मास्क पहनिए। जय हिंद।